नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए मैं क्लास कंटिन्यू आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। साइंस मैंने स्टार्ट किया है, साइंस में हम फिजिक्स चल रहे हैं। अब तक इससे पहले 4 वीडियो आपको दे चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पढ़ेंगे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, क्योंकि दाब और पृष्ठ तनाव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे में आप गलत भी बहुत ज़्यादा करते हैं इन टॉपिक में, है ना। तो इसको आज समझिएगा। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी आंसर आप लोग स्वतः इस वीडियो को देखने के बाद आपका वायु दाब से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। अगर आपने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है वह गलत नहीं होगा वायु दाब से और पृष्ठ तनाव से, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। 10 से 15 मिनट आप मुझे दीजिए और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करिए। सब दिन के लिए कॉन्सेप्ट देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, रटाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने आया हूं। शुरू करें अगर इजाजत हो तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो काम आएंगी आगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हूबहू यही लाइन पूछा था बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दाब कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा, जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब वह अधिक डालेगा। आपने देखा गुब्बारा पर आप देखते हैं कि अगर सुई के जो सुई होता है सिलने वाला, उसके दूसरे तरफ से अगर लगाया जाए तो नहीं फटता है, लेकिन जो नुकीला पॉइंट होता है, जो एकदम पतला बनाया होता है, उसको सटाते ही गुब्बारा फूट जाता है। तो कम अगर क्षेत्रफल रहेगा तो वह दाब ज़्यादा लगाता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसकी यूनिट जो है वह पास्कल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखिए, इसको समझिएगा, वायुमंडलीय दाब बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये रटने रटाने की बात हो गई। ओके, अब है समझना। अब क्या है करना, समझना है। यहाँ तक आपने रटा, अब आप समझेंगे। तो देखिए, वायु दाब में परिवर्तन कैसे होता है आप समझिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए, ये है धरातल या समुद्र मान लीजिए, या सतह मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, और ये मान लीजिए पहाड़। आप ये बताओ दोस्त कि ज़्यादा हवा यहाँ पर होगा कि ज़्यादा हवा यहाँ पर होगा। आप अपने कॉमन सेंस से बताओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। तो कोई भी कह देगा कि सर ज़्यादा वायु जो होगा वह यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पहाड़ पर्वत है, तो यहाँ जगह स्पेस कम है, इस वजह से यहाँ वायु कम होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ समझना है। क्या समझना है कि भैया पहाड़ पर जो है वह वायु कम है। वायु कम का मतलब वायु दाब कम। जी हाँ, वायु कम है तो वो दबाव भी कम डाल रही है, यही है मतलब। वायु कम है इसका मतलब वायु दाब भी कम है। कहाँ? पहाड़ों पर। बस यही लाइन अगर समझ गए तो सारा खेल इसी लाइन का है, उसके बाद सब कुछ आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ वायु कम है और यहाँ क्षेत्रफल भी देखिए, देखने में भी लग रहा है ज़्यादा है, यहाँ वायु ज़्यादा होगा। खाली स्थान में वायु रहता ही है ना। तो वायु दाब ज़्यादा कहाँ होता है? सतह पर। और वायु दाब कम कहाँ होता है? पहाड़ों पर। कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम रहा है। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत हुई? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम रहा है। देखिए, जमीन पर हैं तो वायु दाब ज्यादा है, ऊपर उठे तो वायु दाब कम हो गया, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कमता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एग्जामिनर क्या पूछता है कि भैया ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है? तो आप लगते हैं चकरियाने, ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है कि घटता है? क्या याद किए थे? याद नहीं है। अब आप समझ गए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाएगा, क्योंकि यहां आपने देखा, समझ लिया ना। अब देखिए, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कमता है, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल में अब देखिए, वायुयान में फाउंटेन पेन का स्याही निकलना कैसे निकलता है। देखिए, होता क्या है, एक लाइन आप और याद रखिएगा। वायु जो होता है ना, वह ज्यादा से कम की ओर आना चाहती है। वायु जो होता है वह ज्यादा से कम की ओर। अब भाई, अगर कम से ज्यादा की ओर जाएगा तो एक जगह तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। वायु तो हर जगह आपको मिलता ही है। तो वायु का नेचर है कि जहां ज्यादा है वहां से इधर आना चाहेगी, कम की ओर आना चाहेगी। वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाना पसंद करती है। अब देखिए, वायुयान में फाउंटेन पेन का स्याही निकलता क्यों है? हमने अभी पढ़ा कि ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कमता है,
और फाउंटेन पेन की स्याही में जो वायुदाब होता है वह ऊपर से अधिक होता है। जैसे वायुयान में उस समय जो वायुदाब है उस वायुदाब से ज़्यादा वायुदाब है फाउंटेन पेन की स्याही के अंदर भरा हुआ। तो क्या होगा कि भाई ज़्यादा से कम की ओर, यानी फाउंटेन पेन से वायुयान की ओर जो है वह वायु शुरू, तो वायु के साथ साथ स्याही भी निकल जाती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन आप और याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर देखिए जैसे गर्मी होगी ना, गर्मी होगी तो गर्म होकर हवा जो है वह ऊपर उठेगी। आप किसी भी चीज़ को गर्म करिए तो ऊपर उठती है। जैसे आप देखते हैं चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि गर्म होता है तो उसमें से वाष्प निकलते ऊपर उठता है ना। तो गर्म होने पर हवाएं ऊपर उठती हैं। ये लाइन भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये वाला पहले आप समझ गए, वायुयान में फाउंटेन पेन का स्याही निकलना क्यों? क्योंकि ऊपर वायु कम होता है, फाउंटेन पेन की स्याही में वायुदाब ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा से कम की ओर, यानी फाउंटेन पेन से वायुयान में निकल जाता है, वायुयान की ओर रिसाव हो जाता है। ओके। नाक से खून का निकलना गर्मी के दिन में, अभी हमने बताया कि जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है हवा। ठीक, मान के चलिए कि यहाँ पर आप हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप हैं, अब यहाँ गर्मी पड़ने लगा, बहुत गर्मी पड़ रहा है। अब होता क्या है कि गर्मी पड़ेगा तो भाई वायु गर्म होगा, गर्म होकर वायु चल जाएगा ऊपर और ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो नीचे क्या होगा भैया कि नीचे से वायु खत्म होकर ऊपर जा रहा है, यानी कि नीचे वायु कम रहा है, इसका मतलब कि वायुदाब भी कम रहा है। और वायुदाब कमेगा तो अभी आपने पढ़ा कि वायु की प्रवृत्ति है कि वह ज़्यादा से कम की ओर, तो हमारे शरीर में जो वायुदाब है अगर उससे वायुदाब बाहर, जो वायुमंडल में वायु कम जाता है, शरीर की अपेक्षा अगर वायुमंडल का वायुदाब कम है तो हमारे अंदर से जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वह ज़्यादा से कम की ओर, यानी शरीर के अंदर ज़्यादा है वायुदाब और बाहर वायु चूंकि गर्म होकर वायु ऊपर चली गई है इसलिए बाहर वायुदाब कम है, तो शरीर से बाहर वायु निकलना चाहती है, उसी के साथ रक्त भी निकल जाता है। समझ पाए? फिर से एक बार समझिएगा, जैसे ये धरातल पर आप हैं, यहाँ गर्मी पड़ी तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ गई, इतना ऊपर आ गई। ठीक, और आप हैं यहीं पर, तो भाई यहाँ तो वायु कम गया कि नहीं, क्योंकि गर्म होकर हवाएं ऊपर चली गई हैं, यहाँ वायु कम गया है। ठीक, सतह पर होता क्या है कि आपके अंदर जो वायु है, ठीक ना, आपके अंदर जो वायु है वह ज़्यादा है और वायुमंडल में जो वायु है वह कम है। ओके, तो ज़्यादा से कम की ओर आती है वायु, अभी हमने पढ़ा कि ज़्यादा से कम की ओर आती है, तो आपके शरीर के भीतर से वायु है वह वायुमंडल की ओर आना चाहेगी और उसी क्रम में जो ब्लड है वह भी वायु के साथ बाहर आ जाती है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि नाक से गर्मियों में ही खून निकलता है, ठंडी में बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर, क्योंकि ठंडी में हवाएं भारी होती हैं और नीचे रहती हैं। ठीक, यहाँ तक। पहाड़ों पर सांस लेने में समस्या होती है, क्यों होती है भैया? पहाड़ पर वायु कम है तो भाई सांस लेने में तो समस्या होगी ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप समझ गए। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए ये समझ रहे हैं कि नहीं, हमने कोशिश किया है बहुत अच्छे से समझाने का, अगर यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो कहीं नहीं समझ पाएंगे, ये भी लिख लीजिए। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अब देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी हम समझा देंगे अच्छे से। एक होता है कि पाठ्यांक अचानक गिरता है, एक होता है धीरे धीरे गिरता है और एक होता है धीरे धीरे उठना। अब देखिए समझिएगा जरा, हम इधर आ जाए, क्या होता है, जैसे पाठ्यांक गिरना का मतलब 76 डिग्री है वायुदाब, और कमेगा या बढ़ेगा, यही दो ही स्थिति है। तो कमता कब है? जब वायुदाब यहाँ कम गया, कहने का मतलब है कि वायु यहाँ बहुत कम गया तो इसका पाठ्यांक जो है वह गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा, है ना। वायुदाब कम जाएगा तो पाठ्यांक धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो इसका मतलब क्या समझा जाता है कि यहाँ वायुदाब कम गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है वायुदाब, लगभग ना के बराबर, मतलब बहुत ज़्यादा कम, ना खत्म नहीं होता है, एकदम कम गया है। तो क्या होगा कि दूसरे जगह से बहुत तेज आकर के इसको वायु भरना चाहेगी कि भाई यहाँ कम गया है, वायु बहुत तेज आकर के भरेगी। तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि वायुदाब का पाठ्यांक अगर गिर गया है, यानी वायुदाब कम हो गया है, तो बहुत तेज आंधी आएगी और इस वायुदाब क्षेत्र को भरेगी।
तो वायु दाब पाठ्यांक का गिरना का एक अचानक पाठ्यांक का गिरना कि बहुत तेज तूफान आंधी आना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर धीरे धीरे गिर रही है, जैसे 76 है और धीरे 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 गिर रही है, तो इसका मतलब है कि भैया धीरे धीरे इधर से हवाएं आएंगी और धीरे धीरे बढ़ेंगी। यानी कि धीरे धीरे गिरने का मतलब है कि मतलब हल्की बारिश, हल्की आंधी, हल्की, ठीक ना, तेज नहीं, ज़्यादा गिरने का मतलब। और धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है, यानी कि यहाँ वायुदाब जो है अधिक हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो मौसम जो है वह साफ होगा। ठीक, ये चीज़ समझ गए। वायु दाब अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा, अचानक नीचे गिरा है तो तेज आंधी तूफान बारिश, और धीरे धीरे गिर रहा है तो सामान्य। ठीक, सामान्य मतलब हल्की फुल्की आंधी बारिश। वायु दाब कम होने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी कम हो जाता है। एक चीज़ और आप इससे रिलेटेड मैं बता दूं कि जैसे वायु दाब अगर कम हो जाएगा तो अगर पानी 100 डिग्री पर उबलता है, आप अपने घर में पानी को उबलते हुए पानी को मापिए तो 100 डिग्री होगा, ठीक ना। अब चले जाइए आप पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर उबालिए पानी और इसको मापिए तो ये 100 डिग्री से कम ही रहेगा, 100 डिग्री से कम रहेगा। अब आप कहेंगे यार घर में तो मापते थे उबलता हुआ पानी तो 100 डिग्री होता था, यहाँ तो 100 से कम ही पर उबल रहा है ना। तो वायु दाब कम है, इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी कम गया, 100 से पहले ही उबलना शुरू। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वायु दाब कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वह भी कम जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है कि देखिए क्या होता है, आप पहाड़ पर खाना बनाने जाएंगे तो खाना बनाने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। क्यों लग जाएगा समझिएगा। इसको पहले मैं मिटा दूं, डस्टर तो नहीं रखे हैं इस वजह से दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहाड़ों पर खाना बनने में समस्या क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप बताएंगे सर वायु दाब कम। अब कैसे होता है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैसे होता है हम ये बताएंगे, रटाएंगे नहीं, हम बताएंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे पहाड़ पर वायु दाब कम है, तो वायु दाब कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम गया, यानी कि 100 डिग्री पर जो चीज़ें उबल रही थी, मैं बता रहा हूँ, वह अब 90 पर ही उबलने लगी। ठीक, माना कि जो चीज़ 100 डिग्री पर उबल रही थी वह अब 90 पर ही उबलने लगी। ठीक, मान के चलिए कि एक आलू है, उसको पकने में 100 डिग्री गुणे 5 मिनट नहीं 9 मिनट लगता है। 100 डिग्री तापमान पर 9 मिनट तक अगर आलू को पकाते हैं तब वह आलू पक जाता है, ठीक ना। 100 डिग्री पर 9 मिनट पकता है। अब होता क्या है कि भैया यह 90 डिग्री पर ही उबलना शुरू कर दिया, तो भाई इसके लिए तो कुल मिलाकर के 900 आना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री पर 9 मिनट तो 900 आना चाहिए। अब यहाँ 90 ही डिग्री है, 90 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, 10 मिनट होगा तब ना होगा 900, यहाँ 10 मिनट होगा तब ना होगा 900। अब यहाँ 9 मिनट में 900 हो रहा था, यहाँ 10 मिनट में 900 तक पहुँचेगा, तो यहाँ ज़्यादा समय लग जाएगा। आप समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसको आप समझ पाए कि नहीं? एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। जैसे एक आलू को पकने के लिए 900 यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक, मतलब होती नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। और ज़मीन पर 100 डिग्री पर आलू उबलता है, तो इसको 9 मिनट में यह पूरा कर लेगी कि नहीं कर लेगी? कर लेगी ना। अब अगर हम पहाड़ पर चले गए तो आलू को तो भैया 900 चाहिए ही चाहिए यूनिट, अब पहाड़ पर 90 डिग्री पर ही उबल गया, तो 90 डिग्री पर उबला तो भाई यहाँ तो 10 मिनट ले लेगा ये 900 पहुँचने में, 10 मिनट ले लेगा ना। तो कहने का ये मतलब है कि पहाड़ पर इसी वजह से खाना लेट पकता है, क्योंकि वहाँ वायुदाब कम होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत उक्कत हो तो मेरा समय रोको। इसके बाद हम लोग चलेंगे पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम से भी आता है द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग होता है भैया किस में? हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है। पूछता है क्वेश्चन कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे भाई पास्कल का नियम है, इस पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक प्रेस, आपने देखा होगा जब सड़क वड़क बनता है तो रोड को दबाने के लिए एक हाइड्रोलिक प्रेस का भी उपयोग किया जाता है, तो वहां भी ये हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, आजकल जो आप देख रहे हैं गाड़ियों में तो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, उसको लगाने से गाड़ी तुरंत रुक जा रही है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हर जगह, हाइड्रोलिक जो दबाव होता है
द्रव का वो हर जगह मतलब बराबर कार्य करता है, इस वजह से इसका उपयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, है ना, गलनांक और क्वथनांक पर। पहले गलनांक की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, अगर किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ने पर गलनांक भी बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, गर्म करने पर जिसका आयतन बढ़ता है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे में मोमबत्ती और घी, मोमबत्ती नहीं मोम या घी, ठीक। अब गर्म करने पर जिनका आयतन संकुचित होता है, जैसे कोई चीज है उसको गर्म कर दिए तो आयतन कम गया, तो उसका दाब बढ़ने पर गलनांक जो है वह घट जाएगा, ठीक ना। जैसे बर्फ को आप गर्म करिए तो बर्फ का आयतन जो है वह कम जाता है कि नहीं, तो बर्फ का आयतन कम जाता है, इसका मतलब कि दाब बढ़ने पर इसका गलनांक भी कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज दोनों याद कर लीजिएगा। क्वथनांक पर देखिए, तो द्रव का जो क्वथनांक है दाब बढ़ने पर बढ़ता है, अभी हमने समझा। ऊपर वायु दाब कम था तो क्वथनांक भी कम जा रहा था, यानी कि 100 डिग्री के पहले ही उबल जा रहा था। तो द्रव का क्वथनांक है वह दाब बढ़ने पर बढ़ेगा और दाब घटने पर घटेगा। ये चीज आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं पृष्ठ तनाव, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। वह गुण जिसके कारण द्रव कम फैलना चाहता है, ये हम अपनी भाषा में लिख दिए हैं, ठीक ना। पानी या कोई भी द्रव चाहती है कम से कम जगह घेरे, उस सिकुड़ के रहना चाहती है, फैलना नहीं चाहती है, उस होते कि एकदम बहुत छोटे में रहें, ठीक। इसी का परिणाम आगे आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे। तो पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र अगर पूछे तो बताएंगे बल बटे लंबाई। उदाहरण देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद का गोल होना। अब पूछता है कि वर्षा की बूंदें जो होती है वह गोल होती हैं, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण हर चीज पानी चाह रही है कि हम बहुत कम से कम जगह छेके, एकदम सिमटना चाहती है, गोल हो जाना चाहती है, इस वजह से। पतली सुई का पानी पर तैराया जाना भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पतली सुई का पानी के उस पर सतह पर तैराया जा सकता है, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए होता क्या है, साबुन से कपड़ा, क्वेश्चन पूछता है यहां से आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। साबुन से गंदा कपड़ा साफ हो जाता है, या पानी में सर्फ उर्फ मिलाइए तो गंदा कपड़ा साफ हो जाता है, और वैसे अगर पानी में रगड़ते रहिए कपड़ा तो साफ नहीं होगा। क्यों जानते हैं? अगर डिटर्जेंट या साबुन मिलाते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है वह कम जाता है। पृष्ठ तनाव कम जाता है का मतलब कि वह स्वतंत्र हो जाता है फैलने के लिए। ऐसे इसको बहुत टेंशन रहता है, पानी को एकदम तनाव में रहता है कि हम सिकुड़ के रहेंगे, और जहां इसमें मिला दिए सरफ या साबुन तो पृष्ठ तनाव कम गया, तो टेंशन कम गया, तो टेंशन भाई कम जाता है तो आदमी को भी देख लीजिए, टेंशन कम जाता है तो वो फ्री हो जाता है, घूमने लगता है। पानी का भी वही हाल है, अगर उसका टेंशन कम गया तो वह फैल जाएगी पूरे कपड़े में, और पूरे कपड़े में फैल करके और जितना मैल है उसको निकाल देगी। तो साबुन से गंदा कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम जाता है और पानी पूरे कपड़े में फैल जाता है, ठीक ना। इस वजह से सर्फ भी फैल जाता है और गंदगी साफ। एक चीज और पूछता है कि भाई गर्म खाना या गर्म चाय या गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्यों? देखिए अगर आप गर्म कर रहे हैं किसी चीज को, है ना, गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा वो कम जाएगा, कमेगा तो वो फिर जब तनाव कमेगा तो वो फैलना शुरू। तो पृष्ठ तनाव कमने का मतलब है कि वो फैलेगी पूरे दूर में, फैलेगी पूरे दूर में। मतलब जब चाय आप पीते हैं तो क्या होता है कि आप गर्म चाय है आपके पूरे जीभ पर फैल जाती है, तनाव कम है, गर्म चाय है, इस वजह से आपको स्वादिष्ट लगती है। गर्म सूप भी वही होता है, आप पीजिए तो गर्म है, पृष्ठ तनाव कम है, वो पूरे जीभ में फैलेगी और आपको भरपूर टेस्ट देगी। गर्म खाना का भी वही है, गर्म है, पृष्ठ तनाव कम है, पूरे दूर में फैलेगी और स्वादिष्ट आपको लगेगी, ठीक ना। लार्वा मारने में देखिए, मच्छरों का लार्वा जो होता है वह पानी पर, मच्छर को आप देखे होंगे बहुत, अगर पानी जमा के रखिए तो उस पर देखिए मच्छर अंडा दे देता है और पानी के ऊपर उसका जो लार्वा है वो तैरते रहता है। क्यों? पानी रहता है टेंशन में रहता है, कम से कम जगह छेकना चाहता है, तो पानी सिकुड़ते सिकुड़ते रहना चाहता है और उसी के सतह पर लार्वा रहता है बैठा। अब उस पानी में आप मिट्टी का तेल मिला दीजिए जरा सा, तो क्या हो जाएगा कि कि उसका जो पृष्ठ तनाव है
वह कम जाएगा और पानी फैलना चाहेगा। भाई जैसे ही पानी फैलना चाहेगा बस लार्वा डूब जाता है। इसीलिए आपको विज्ञापन भी दिया जाता है कि अगर जमा हुआ पानी है आपके पास बहुत दिन से कहीं टायर में, ट्यूब में, तो उसमें मिट्टी का तेल या फिर कुछ तेल डाल दीजिए, पृष्ठ तनाव कम जाएगा और पानी जो है वह फैलेगा, उसमें लार्वा डूब के मर जाएंगे। ये होता है। ताप बढ़ने पर अभी हमने बताया कि गर्म चाय, ताप बढ़ा है तो पृष्ठ तनाव कमेगा तो फैलेगा, यानी कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम जाएगा। ओके, तेल मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव कम रहा है, पानी फैल रहा है तो इसमें भी ये पृष्ठ तनाव कम जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी पृष्ठ तनाव कमता है, तो ये चीज भी लिख लीजिए। दोस्तों मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे ढंग से समझाने की, अगर इसमें नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, ये भी लिख लीजिए। क्योंकि मैंने एकदम जो उदाहरण है जीता जागता उदाहरण दिया है, जो आम जिंदगी में आप लोग देखते हैं, यूज करते हैं, महसूस करते हैं, तो ऐसे उदाहरण को लेकर के मैंने बतलाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, वायुमंडलीय दाब वाला और ये पृष्ठ तनाव वाला, है ना। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तब भी कमेंट करिएगा, मैं फिर से नए सिरे से, अगर समस्या हो रही है तो फिर से मैं एक नया क्लास ले लूँगा इसी के ऊपर। बाकी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।